हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी चालू किए। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने उसका बैकग्राउंड क्या थ्योरी है, उसके एविडेंसेस और फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे कि थ्योरी की क्या क्या क्रिटिसाइज करने का, कौन कौन सा टॉपिक पे क्रिटिसाइज किया गया है इस थ्योरी को, उसको हम लोग समझेंगे। और समझेंगे क्या कंक्लूजन है, मतलब इस थ्योरी से निकल के क्या आया है हमें, उसके बारे में समझेंगे। और आज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्रिटिसिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देख रहे हैं कि क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म है कि दिस थ्योरी वाज हैवीली बेस्ड ऑन एजिप्शियन। जैसे कि आप लोग जानते हैं केवल अनुमान, केवल एक माना गया है, उस पर बहुत हाईली बेस्ड है, एक एजिप्शियन पे ये थ्योरी। Such as apparent affinity of physical feature can be mere coincident because the soul line changes with time due to action of the wave। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट कहना यही चाह रहा है कि जो फिजिकल फीचर है, जैसे कोई सोल लाइन हुआ, किसी कंटिनेंट का किनारा हुआ, वो मैच हो जा रहा है, ऐसा इस थ्योरी में बताया गया है। जिससे प्रूफ होता है कि ये कंटिनेंट पहले कहीं और था, उसके बाद ड्रिफ्ट होकर कहीं और गया है। लेकिन वो फिजिकल फीचर समय के साथ चेंज भी हो सकता है, तो इसका मतलब समय के साथ चेंज हुआ है। तो ये केवल एजिप्शियन पे बेस है कि पहले ये मिला ही होगा। समय के साथ कैसे चेंज होगा उसका सोल लाइन, क्योंकि वेव से जब टकराएंगी किसी भी कंटिनेंट के किनारे पे, तो कंटिनेंट थोड़ा इरोड होता है, तो कंटिनेंट का किनारे का शेप चेंजिंग होगा समय के साथ। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये फिक्स ही था, जो अभी फिक्स हो रहा है उसका शेप क्या पता पहले कुछ और रहा हो, वेव के कारण उसका शेप चेंज हुआ हो। तो ये केवल एजिप्शियन पे बेस्ड है कि इसका सोल लाइन दो कंटिनेंट का सेम ऐसा हो रहा है कि फिक्स हो रहा है, वो केवल एजिप्शियन पे बेस्ड है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, पहला क्रिटिसाइज यही है। और दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार देखते हैं कि दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है। दूसरा क्रिटिसिज्म कहता है कि वेगनर डिड नॉट प्रोवाइड an explanation for why the drift commenced approx 200 million year ago rather than earlier। यानी कि 200 मिलियन ईयर एगो पहले ही क्यों ड्रिफ्ट हुआ, समझ रहे हो क्यों नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्यों इसके रेदर देन अर्लियर, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? केवल 200 पहले मिलियन ईयर एगो पहले क्यों ड्रिफ्ट हुआ? उससे पहले 250 मिलियन ईयर एगो ड्रिफ्ट होना चाहिए, तो मिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात ना, कि क्यों ही 200 मिलियन ईयर एगो पहले ड्रिफ्ट हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ या उससे बाद क्यों नहीं हुआ? ये भी एक क्रिटिसिज्म का कारण बना है। तीसरा ये है कि वेगनर कुड नॉट एक्सप्लेन द ट्रिगर मैकेनिज्म बिहाइंड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेंजिया एंड इवन कुड नॉट एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ ड्रिफ्टिंग। तीसरा पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 250 मिलियन ईयर को पहले एक सुपर कंटिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था। कुछ समय बाद उसका ड्रिफ्टिंग हुई, पहले वो टूटा, उसके बाद ड्रिफ्टिंग हुई। तो वही वो बताना चाह रहा है कि कौन सा वो फोर्स है, कौन सा वो ट्रिगर मैकेनिज्म है जिसके कारण ये वो कंटिनेंट जो पेंजिया है वो टूटा। वो भी कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए हैं अल्फ्रेड वेगनर कि कौन सा फोर्स था एग्जैक्ट जिसके कारण पेंजिया टूटा, और क्या सीक्वेंस है ड्रिफ्टिंग का, क्यों पहले ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्या कौन पहले नॉर्थ मूव होगा, कौन पहले साउथ मूव होगा, इसका भी कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तीसरा क्रिटिसिज्म यही कहता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। चौथे क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो बोलता है कि फोर्सेस प्रोपाउंड बाय अल्फ्रेड वेगनर वर नॉट सफिशिएंट इनफ टू drift such big land masses because of tidal force cannot be strong which would result in both rifting and drifting। कहने क्या मतलब है कि ये जो फोर्सेस जो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में फोर्सेस हम लोग जो डिस्कस किए हैं, टाइडल फोर्सेस, पोलर फ्लीइंग फोर्स, वो इतने कैपेबल फोर्स नहीं है जो किसी कंटिनेंट को ड्रिफ्ट कर सके। इस फोर्सेस पे भी इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, क्रिटिसाइज इनको किया गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को फोर्सेस के बेसिस पे। पांचवा और आखिरी यही है कि वेगनर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई द कंटिनेंटल ड्रिफ्ट वाली नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड, जैसा कि ऊपर बताए हैं कि क्यों
जो कंटिनेंट है वो नॉर्थवर्ड ही मूवमेंट हुआ, वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, साउथवर्ड और क्यों मूवमेंट नहीं हुआ, समझ रहे हैं कि नहीं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्यों वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, वेस्टवर्ड किसका किसका मूवमेंट बताया गया है, वो उसमें है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थवर्ड हमारा एक वो है इंडिया और अफ्रीका का मूवमेंट बताया गया है। तो क्यों केवल नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड ही मूवमेंट हुआ, इस पर भी सवाल उठाया गया है। इसका भी कोई एकदम पुख्ता एक्सप्लेनेशन नहीं दिए हैं वेगनर। तो ये 5 पॉइंट है जिसके आधार पे इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, क्रिटिसाइज किया गया है और इसी बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, ये 5 पॉइंट के बेसिस पे। अब हम लोग इसका कंक्लूजन समझते हैं, क्या इस थ्योरी से आउटकम क्या निकला है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है कि ये जो थ्योरी है फाउंडेशनल थ्योरी आगे आने वाली थ्योरीज़ के लिए, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आगे आने वाली हम लोग पढ़ेंगे उसको भी अच्छे से, उसके लिए एक बेस है। वेगनर बोल्ड हाइपोथेसिस लेट द ग्राउंड वर्क फॉर द मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आगे आने वाली है उसके लिए बेस है। ये थ्योरी बेसिक्स प्रोवाइड करती है प्लेट टेक्टोनिक के लिए, जो अच्छे से प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन हुआ है इस थ्योरी के बेस पे, ठीक है। तो ये बेसिस प्रोवाइड करती है आगे आने वाली थ्योरीज के लिए। दूसरा क्या है, एक्सप्लेन अर्थ हिस्ट्री, ये अर्थ की हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करते हैं, कैसे इट इलिजेंटली explain the distribution of the fossil rocks formation and paleoclimatic evidences across continent। क्या मेरा ये कहना है यहाँ पे, इस पॉइंट का कहना क्या है कि फॉसिल्स के बारे में बताती है, ये हमें पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में यानी कि पास्ट के क्लाइमेट के कंडीशन के बारे में बताती है, और फॉसिल्स कहाँ कहाँ हैं। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि अर्थ की हिस्ट्री के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। कौन सी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। और फिर हम लोग बात करते हैं डायनेमिक प्लैनेट, कैसे मॉडर्न जियोलॉजी कंफर्म दैट कंटिनेंट कंटिन्यू टू ड्रिफ्ट टुडे शेपिंग और प्लैनेट, यानी कि डायनेमिक प्लैनेट कैसे ये एक्सप्लेन करता है क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्योंकि ऐसा मॉडर्न जियोलॉजी के अध्ययन से ये कंफर्म किया गया है कि अभी भी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है, टुडे भी बहुत स्लोली ही लेकिन ड्रिफ्ट कर रहा है, जिससे प्लैनेट अपना ऑनगोइंग एवोल्यूशन फेज में है। तो ये थ्योरी यही भी एक्सप्लेन करती है कि ड्रिफ्टिंग जो पहले हो रही थी, जो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हुई है, उसको अभी भी माना जा रहा है कि अभी भी अर्थ इवॉल्व हो रहा है थ्रू ड्रिफ्टिंग, बहुत स्लो मोशन ही है लेकिन ड्रिफ्टिंग हो रही है। तो ये ओवरऑल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया। हम लोग अच्छे से डिस्कस किए एक एक पॉइंट को, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके कुछ MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीलिम्स में अभी इसी साल 2025 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, उसको भी हम लोग लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, और भी इससे जो भी MCQ थोड़े बहुत बन सकते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा अगले वीडियो में। तो ये पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का पहला टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।